अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 उसकी ट्रांसलेशन की थी। आज इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी से। चूज़ अ वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटेंस। तो अब आपने इस वर्ड को, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ से इसका जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हमने चूज़ करना है। तो पहला है व्हाट डज़ अबंडेंट मीन। अब अबंडेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मकदार में हो। तो अब इसके मुताबिक हम देखते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट हो सकता है। फर्स्ट वन, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना। रेयर बहुत कम या नायाब होना। और प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो अबंडेंट जो है वो उसका मतलब ही है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका सिनोनिम है, इसका सेम मीनिंग है। तो हमारे मुताबिक इसका जो आंसर है वो है प्लेंटीफुल। सेकंड है व्हाट डज़ वेपर मीन। वेपर जैसे आपने चैप्टर में ही पढ़ा और ये वर्ड बहुत कॉमन है साइंस में। वेपर मतलब बुखारात, जो चीज़ हम किसी चीज़ को जब बॉयल करते हैं तो उसके जब टेम्परेचर 100 पे चल जाता है तो जो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो वेपोरेशन होता है। तो उस वेपोरेशन में जो वेपर्स बनते हैं, बुखारात बनते हैं, उन्हें हम जो है वेपर्स कहते हैं। तो व्हाट डज़ वेपर मीन। अर्थ मिनरल मतलब वो चीज़ें जो ज़मीन में पाई जाती हैं। सब्सटेंस सस्पेंडेड इन द एयर वो चीज़ें जो हवा में तब दरमियान में है। सस्पेंडेड होता है दरमियान में लटके होना, ना नीचे होना ना ऊपर होना। तो दरमियान में जो चीज़ें हैं। मेल्टेड स्नो मतलब जो आपकी स्नो है वो मेल्टेड फॉर्म में। तो बुखारात क्या होंगे, जब पानी उभरता है तो वो ज़मीन पे नहीं रहते हैं बल्कि जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसमें चले जाते हैं। तो वो वेपर्स वो हैं, वो सब्सटेंस हैं जो सस्पेंडेड हैं इन द एयर। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। व्हाट डज़ कोलाइड मीन। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, जो चैप्टर में हमने पढ़ा उसका मतलब है टकराना। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका कौन सा जो है वो मीनिंग बन रहा है। अवॉइड वन अनदर एक दूसरे को नज़रअंदाज करना। ग्रो आउट ऑफ समथिंग किसी चीज़ से उभरना या निकलना। स्ट्राइक वन अनदर क्रैश मतलब किसी से टकराना। तो स्ट्राइक वन अनदर ये भी किसी से टकराना, दोनों एक ही तरह के होंगे। तो कोलाइड का मतलब भी टकराना है और हमारे इस क्रैश और स्ट्राइक वन अनदर का मतलब भी टकराना है। व्हाट डज़ टॉम मीन। हम टॉम जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं जैसे मकबरे के लिए जो दफना दिया जाता है तो उसके जो उसकी कब्र है उसको जो है हम जैसे मज़ार वगैरह हैं तो वहाँ पे जो कब्रें हैं उनको हम जो है मज़ार में जो मज़ार बना दिए जाते हैं वो हम उनको टॉम कहते हैं। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा इसका मीनिंग बनता है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द माउंटेन माउंटेन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। अ बेस कैंप ऑन अ माउंटेन एक माउंटेन पे एक पहाड़ पे उसका कैंप। अब अगर देखा जाए तो टॉम का जो हमने मतलब डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस तरह का कोई मतलब नहीं बनता और जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें भी इसका कोई ऐसा लिंक नहीं बन रहा। तो मेरे मुताबिक तो इसका यहाँ पे कोई भी आंसर जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि टॉम जो हमारा मीनिंग दे रहा है वो इसके साथ सूटेबल नहीं है। अगर टॉम हम थोड़ी अगर उभरी हुई जगह को देखते हैं, अगर हमारा पहला पॉइंट है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, तो ये उससे भी मैच नहीं करेगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन को हमने चैप्टर में समिट पढ़ा या फिर पीक पढ़ा, तो ये फिर भी उससे मैच नहीं कर रहा। तो मेरे मुताबिक यहाँ पे कोई भी आंसर सूटेबल नहीं है। व्हाट डज़ एसेंट मीन। एसेंट को हम चढ़ना कहते हैं, बुलंदी की तरफ चढ़ना। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मीनिंग सूटेबल है। स्लाइड डाउन नीचे की तरफ आना, जैसे बच्चे स्लाइड लेते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं। ग्रेजुअली बिकम स्ट्रॉन्गर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनना। क्लाइम मूव अपवर्ड ठीक ऊपर चढ़ना और ऊपर की तरफ जाना। तो ये एसेंट का मतलब भी ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर जो है वो ठीक होगा। इन द ग्रैंड कैनन द डैश चेंज इज़ ह्यूज। उसमें जो ग्रैंड कैनन उसमें कौन सी चीज़ चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसका लेवल, उसकी हाइट या उसकी एलिवेशन। तो जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके मुताबिक वहाँ पे था उसका एलिवेशन। अब देखें द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ विजिबल फ्रॉम, वो कहाँ से विजिबल है, एक्सटीरियर स्पेस से, एक्सटर्नल स्पेस से या आउटर स्पेस से। तो हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग वो आउटर स्पेस से विजिबल है। इलेक्ट्रिकली डैश पार्टिकल्स क्रिएट अरोरास, वो क्या पैदा कर रहे थे, इलेक्ट्रिकली क्या चीज़ जो पार्टिकल्स थे वो कौन से पार्टिकल्स थे जो अरोरास यानी कि शफक या जो
तुलूह आफ्ताब जो जिसे कहते हैं, वो उसके मुताबिक क्या था, वो चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रिकली फिल्ड पार्टिकल्स थे, या इलेक्ट्रिकली पावर्ड पार्टिकल्स थे। तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स थे। ब्रिटिश माउंटेनियर्स वर द फर्स्ट टू डैश टू द समिट। ब्रिटिश माउंटेनियर कौन थे, मतलब ब्रिटिश माउंटेनियर्स वर द फर्स्ट, वो पहले थे, डैश टू समिट, वो जो उस चोटी पर गए। तो राइज, एसेंट या टेक ऑफ। तो ना राइज आएगा ना टेक ऑफ आएगा, एसेंट मतलब बुलंदी की तरफ चढ़ते हुए जाना। तो फर्स्ट टू एसेंट टू द समिट। द डैश क्लाइमेट मेक्स क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट वेरी डेंजरस। द डैश क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट था है जो माउंट एवरेस्ट को बहुत डेंजरस बनाता है, क्रूशल, हार्श और ग्राइंडिंग। तो यहाँ पे आपका जो सख्त उसका मौसम था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होना, उसकी वजह से वो डेंजरस है। ऑस्ट्रेलियंस फियर्स क्लाइमेट डैश विल डैमेज द रीफ। ऑस्ट्रेलियन को ये डर है कि जो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्या मतलब क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिसऑर्शन और ऑल्टरनेशन। तो क्या आएगा, तो क्लाइमेट चेंज जो है विल डैमेज द रीफ, कि क्लाइमेट चेंज होने से जो रीफ है वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन, वाटर लेवल्स राइज ड्यूरिंग द डैश सीजन। वाटर लेवल जो था, जो आपके पास वाटरफॉल्स था, उसमें कब जो है वो ऊपर होता है, ओवरफ्लोइंग, स्वैम्पिंग या फ्लड। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें था कि जब सैलाब आते हैं तब उसका लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। ऑन माउंट एवरेस्ट द टेम्परेचर कैन ड्रॉप डैश टू -76। तो यहाँ पे आएगा टेम्परेचर कैन ड्रॉप डाउन टू द 76। नेक्स्ट है आपके पास, इट इज़ कॉमन टू डैश अ ज़ेब्रा नियर विक्टोरिया फॉल। मतलब क्या चीज़ कॉमन थी, क्या हम जो ज़ेब्रा जो है उसको विक्टोरिया फॉल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ग्लैंस, आइडेंटिफाई या स्पॉट, मतलब ये कॉमन था क्या, वहाँ किसी भी जगह पे ज़ेब्रास बड़े आपको कॉमन नज़र आएंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे क्योंकि देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप स्पॉट को टिक करेंगे। द ग्रैंड कैनन वॉज डैश बाय द कोलोराडो रिवर। तो कैनन था वो उसके लिए जो कोलोराडो रिवर जो था वो क्या हुआ, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही बन गया। तो वो काव था, जिसकी वजह से जो मतलब कोलोराडो रिवर उसमें वो जिसे हम कहते हैं कि एरोजन की वजह से, किसी चेंज की वजह से उतना हिस्सा जो है उसका या तो वो नीचे चला गया या तबाह हो गया, तो उसके लिए हम जो है वो काव लगाते हैं। तो इस ब्लैंक में आपके पास काव जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जी। अब ये हमारे पास चूज़ द बेस्ट ऑप्शन तो हो गए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बहुत शॉर्ट हैं, उसका 1 वर्ड आंसर है, वो मैंने सामने ही लिख दिया है। और कुछ आंसर जो हैं वो आपको बुक से मिलेंगे, जो नहीं हैं वो मैंने आप लिख दिए हैं, उसको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि कुदरती जो अजायबात है उससे क्या मुराद है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 23, वेरी फर्स्ट लाइन, द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टनिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अर्थ इनक्रेडिबल ब्यूटी। तो अब उसने क्योंकि सिर्फ नेचुरल वंडर्स के बारे में पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे 7 को काट देते हैं। 7 जो है यहाँ सूटेबल नहीं रहेगा, तो हमारे पास बाकी आंसर बनेगा, द नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इनक्रेडिबल ब्यूटी। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब उसकी कितनी लंबाई है। तो यहाँ पे जस्ट उसने आपने उसके वो फिगर लिखना है। तो द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ 344,400 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये जस्ट आपका जो आंसर है वो कंप्लीट है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स के लिए हमने एक और वर्ड यूज़ किया था, तो वो क्या था। तो आप ये करोगे कि द अदर नेम ऑफ द नॉर्दर्न लाइट इज़ अरोरा। जो शफक या तुलुए आफ्ताब जो है वो उसके लिए यूज़ होता है। हाउ टॉल इज़ द माउंट एवरेस्ट। तो आप यहाँ पे जस्ट इसको यहीं से स्टार्ट कर लो। माउंट एवरेस्ट इज़, आगे उसकी जो है हम फिगर लिखते हैं 29029 फीट, या फिर उसने उसको मीटर्स में भी दिया हुआ है जो है 8848 मीटर टॉल। तो जस्ट ये आपका आंसर कंप्लीट है। हु फर्स्ट डिस्कवर विक्टोरिया फॉल। तो आप यहाँ पे हु को जस्ट काटें और जिसने डिस्कवर किया था, द ब्रिटिश एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टोन। बस ये इसका जो नाम है
वहाँ लिख के तो आपका आंसर कंप्लीट है, वहाँ उतना से लिखें और आगे लिखें फर्स्ट डिस्कवर विक्टोरिया फॉल। सिर्फ अपने नाम लिखना है क्योंकि उसने पूछा सिर्फ किसने किया है, तो बाकी आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ एन इंडेंजर वॉन्डर, वाई डू यू थिंक इट इज़ इन डेंजर। कि वो कह रहा है कि जो ये रीफ है ये इंडेंजर है, इंडेंजर वॉन्डर है, तो आपको क्यों लगता है कि ये ख़तरे में है। इसका आंसर यहाँ मैंने आपको एक पेज पे लिख दिया है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ एन इंडेंजर वॉन्डर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड ओवर फिशिंग। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से, आलूदगी की वजह से, और जो बहुत ज़्यादा हम उसमें फ़िशिंग कर रहे हैं उसकी वजह से जो है ये इंडेंजर हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक वी नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वंडर्स, व्हाट विल हैपन इफ़ दे आर डैमेज। कि हमें क्यों जो है अपने जितने भी नेचुरल जो अजायबात हैं उन्हें बचाने की ज़रूरत है, और क्या होगा अगर वो उनको नुकसान पहुंचेगा या वो ख़त्म हो जाएंगी तो उसका हमारे लिए क्या जो है वो नुकसान है। तो आंसर आप इसका ये लिख सकते हैं कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वंडर्स बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। इफ़ दे आर डैमेज वी कैन लॉस द बायोडाइवर्सिटी एंड देयर ब्यूटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि हमें ज़रूरत है, वी नीड टू प्रोटेक्ट, हमें ज़रूरत है इसको बचाने की, द नेचुरल वंडर्स कुदरती अजायबात को, बिकॉज क्योंकि दे आर इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी हैं, फॉर द एनवायरनमेंट माहौल के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ जितनी भी जंगली हयात है, जितनी भी जंगली लाइफ है जिसमें जानवर रहते हैं। इफ़ दे आर डैमेज, अगर उनको नुकसान पहुँचेगा, वी कैन लॉस बायोडाइवर्सिटी, तो जो बायोडाइवर्सिटी का सारा जो सिस्टम है वो हम खो देंगे, एंड देयर ब्यूटी, और उनकी खूबसूरती, फॉर फ्यूचर जनरेशन, अपने आने वाली नस्लों के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपके लिए इजी भी रहा होगा। अगर ये आपको समझ आया है और आपके लिए इजी है तो कमेंट लाजमी कीजिए, और नेक्स्ट ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।